मोनालिसा, बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें अपनाकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में जहां हम आपको बताएंगे मटर की खेती और इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में, तो वहीं ये भी जानेंगे कि बतख पालन से आप किस तरह से दोहरा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से जो प्राकृतिक खेती करके सफलता हासिल कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। इस समय बाजार में हरे मटर की अच्छी खासी आवक बनी हुई है। इस अच्छी खासी आवक और उपज के पीछे है किसानों की सही रणनीति। हरे मटर की खेती के दौरान किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए आज आपसे साझा करते हैं। मटर हमारे देश में सब्जी और दलहनी दोनों फसलों में आता है। मटर की सबसे ज्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में ली जाती है। साथ ही मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में भी खेती की जाती है। प्रोटीन से भरपूर मटर जहां स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, वहीं इसकी खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मटर की बुवाई अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है, जबकि मध्य और पछेती मटर की बुवाई का समय 15 नवंबर तक होता है। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। सब्जी मटर के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी बुवाई पलेवा करके अच्छी तरह से की जा सकती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए मटर के 80 किलो बीज की जरूरत होती है। बेहतर पैदावार लेने के लिए स्थान के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। मटर की उन्नत किस्में हैं महाराष्ट्र JP 885, अंबिका आदर्श और IPFT 10-12 हैं। गुजरात की JP 885, IPFT 10-12 इंदिरा और प्रकाश प्रमुख हैं। पंजाब की जय KP MR 522, पंत मटर 42, KFP 103, उत्तरा HFD 8909 और अमन IPF 519 हैं। हरियाणा की उत्तरा HFP 8909, DDR 27, पूसा पन्ना, अलंकार और जयंती HFP 8712 है। राजस्थान की DMR 7 अलंकार और पंत मटर 42 है। मध्य प्रदेश की प्रकाश IPFD 110 और विकास IPFD 9913 है। उत्तर प्रदेश की स्वाति KPFD 24, मालवीय मटर HUDP 15, विकास सपना KPMR 1441 और IPF 49 है। बिहार की DDR 23, पूसा प्रभात और BL मटर 42 है। छत्तीसगढ़ की शुभ्रा IM 9101, विकास IPFD 9913, पारस और प्रकाश है। उन्नत किस्म के साथ बुवाई करते समय पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अच्छी फसल के लिए बुवाई के 45 दिन बाद और फिर बुवाई के 75 दिन बाद सिंचाई करनी जरूरी है। फसल को बीमारी से बचाने के लिए बीजोपचार अवश्य करें, लेकिन अच्छी पैदावार के पीछे संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल छुपा होता है। मटर में अच्छी पैदावार लेने के लिए उर्वरक की सही मात्रा देनी जरूरी है। इसके लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय, 100 से 125 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर। पोटेशियम की कमी होने वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम पोटाश दें। किसान उर्वरक की मात्रा मृदा परीक्षण के बाद ही निर्धारित करें। मटर की फसल में सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मिट्टी में
उपलब्ध नमी व शरदकालीन बारिश के आधार पर फसल को शुरुआत से 2 से 3 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई 45 दिन बाद और दूसरी सिंचाई फली भरते समय करें। फसल में फूल आने के 3 सप्ताह बाद फलियां तुड़ाई लायक हो जाती हैं। फलियां तैयार होने पर सामान्यतः 7 से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 तुड़ाई करनी चाहिए। अगर पकी फसल लेनी है तो 130 से 150 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। फसल तैयार होने पर काटी गई फसल को 5 से 7 दिन धूप में सुखाएं। इसके बाद मड़ाई और दाने को निकाल लें। उपज का भंडारण करने से पहले दानों को 3 से 4 दिन धूप में सुखा लें। इस तरह कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर मटर की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो अभी आपने जाना मटर की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बतख पालन के बारे में। अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। हमारा पशुधन में आज हम बात करने जा रहे हैं बतख पालन की, जो यूं तो आपको अच्छा मुनाफा देती है, लेकिन अगर आप बतख पालन के साथ साथ मछली पालन को भी अपना ले तो आप अपनी आमदनी दुगनी कर सकते हैं। हमारे देश में भोजन में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए मुर्गी और बत्तख के अंडों का सेवन किया जाता है। घरेलू स्तर पर इनका पालन जा सकती है। इसके अलावा खेती के साथ साथ भी बत्तख पालन किया जा सकता है। देश की कुल पोल्ट्री में करीब 10% हिस्सा बत्तखों का है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ ही इसके मांस और अंडे की खपत में इजाफा देखा जा रहा है। यही मांग इस क्षेत्र के अवसर के द्वार खोलती है। बत्तख के उत्पादन क्षमता की बात करें तो आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 280 से 300 अंडे तक दे सकती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन घाटे का सौदा नहीं है। इसे और लाभ का बनाने के लिए किसान मछली पालन के साथ बत्तख पालन करें तो एक समय में कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए बत्तखों का और पूरक आहार का अतिरिक्त भार कम हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 1 एकड़ के तालाब में मछलियां और करीब 120 बत्तखें पाली जा सकती हैं। लेकिन इस मुनाफे के व्यवसाय में आय बनी रहे और नुकसान कम हो, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। कृत्रिम गर्मी में 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरतें। ठंड से सुरक्षा देने के लिए चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखें। आवास में 200 वाट का ऊपरी शेड लगाकर बल्ब फर्श से 2 फुट ऊंचा लगाएं। अंडों के निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछा दें। 5 से 6 हफ्ते तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को टूटे चावल का बारीक दाना पानी में भिगो कर दें। 1 महीने के बाद ही चूजों को तालाब में छोड़ें, लेकिन शिकारी जानवरों से रक्षा के प्रबंध करें। अब बात कर लेते हैं बत्तखों की सुरक्षा की। तो इस मौसम में उन्हें भी विशेष देखभाल की जरूरत होती है। कल जैसे कि आप देख रहे हो कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो खेती बाड़ी के कामों से कटती जा रही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आजकल की जो सोच है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वही ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ लिख लिया है तो उसको सिर्फ नौकरी करनी चाहिए। इस सोच को बदलने के लिए जिससे कि हमारी नई पीढ़ी खेती बाड़ी के कामों में कुछ करे, तो इस चीज़ के लिए मैंने फिर ये अपना खेती से जुड़ा हुआ काम शुरू किया। इसमें शुरुआत में मैं 1000 डकलिंग लेकर के आया था। 1000 डकलिंग की कॉस्ट जो मुझे पड़ी थी, एक बच्चे की कॉस्ट, मुझे एक डकलिंग की कॉस्ट 65 रुपये पड़ी थी और 4000 रुपये मेरा किराया आया था। तो लगभग आप ये मानो कि 70,000 रुपये की मेरी शुरुआती खर्च आई थी। उसके बाद 1 महीने बाद में मैंने फिर 1000 बच्चे मंगाए थे। आज जो मेरे पास में हैं टोटल 2000 बर्ड्स हैं। इनमें लगभग 1500 मेरे पास में फ़ीमेल हैं
और 500 मेरे पास मेल हैं। एग प्रोडक्शन जो स्टार्ट होता है, जो शुरुआत होती है, वो लगभग 5 महीने में ये बर्ड एग पे आ जाती है। तो 5 महीने बाद में आपका एग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो अंडा है मार्केट में 7 रुपये से लेकर के 12 रुपये तक के बीच में इसका अंडा बिकता है। बत्तखों के आवास में तापमान नियंत्रण का प्रबंध करें। हर बार पीने का साफ पानी ही दें। इस बात का ध्यान रखें कि आहार फफूंदी रहित हो। बत्तखों को हैजा, प्लेग व हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। बीमारियों से बचाव के लिए समय से टीकाकरण अवश्य कराएं। पशुपालन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बत्तख पालने में नुकसान को कम करके मुनाफे में बदल सकते हैं। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। जनवरी महीने में पशुओं को ठंड, ओस और कोहरे से बचाएं। इसके लिए पशुओं को बोरी की झुंड बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को घर के अंदर बांध कर रखें। पशुओं को पीने के लिए ताजा या गुनगुना पानी दें। दुधारू पशुओं को तेल व गुड़ देने से भी शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। खुरपका और मुंहपका का टीका 4 माह से ऊपर के पशुओं को लगवा दें। पेट में अंतः परजीवियों की नियमित दवा दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशुशाला के फर्श, दीवार आदि को साफ रखें और बाह्य परजीवी नाशक दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही थनैला रोग से बचाव करें। पशुओं को रात्रि में पुआल का बिछावन दें। इस माह में मुर्गियों को विशेषकर कोराइजा, ब्रोंकाइटिस, रानीखेत बीमारी से बचाने की जरूरत है। रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण कराएं। हरे चारे के लिए जिन किसानों ने बरसीम की खेती की है वो 20 से 30 दिन और जुलाई महीने में 20 से 22 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अफारा रोग से बचाव करें। ज्यादा बरसीम खाने से इस माह में अक्सर ये बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। ये तो थी पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, कामयाब किसान। प्राकृतिक खेती बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने में सक्षम है। यही कारण है कि आज राजस्थान के कई किसान इसे अपना रहे हैं। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही कामयाब किसान से जो प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। राजस्थान में विषम परिस्थितियों के बीच खेती करना सीधे प्रकृति से मुकाबला करने जैसा है। मौसम की मार, पानी की समस्या के बीच किसान ऐसी तकनीक इजाद कर रहे हैं जिससे अच्छी पैदावार ली जा सके, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका प्राकृतिक खेती की है। इस तकनीक का लाभ लेकर किसान बंजर मिट्टी में भी फसलें लहलहा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं मदन लाल जी, जो प्राकृतिक खेती से मिट्टी की और अपनी तकदीर बदल रहे हैं। जब भी किसान की बात की जाती है तो हमारे मन में जो तस्वीर उभर कर आती है वो बिल्कुल ऐसी होती है, सादगी भरी, जिसमें सहजता और कर्मठता हो। मिट्टी को सूंघकर उसके स्वास्थ्य का पता लगा रहे हैं। ये है किसान मदन लाल जाट, जो सीकर राजस्थान में अपने 5 एकड़ के खेत में फसलें उगा रहे हैं। वो बताते हैं कि पहले वो भी रासायनिक खेती ही किया करते थे, जिसमें लागत ज्यादा और मुनाफा बेहद कम था। इसी वजह से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन इस समस्या का समाधान तब मिला जब उन्होंने कृषि मेले में प्राकृतिक खेती को समझा। यहाँ उन्होंने सुभाष पालेकर जी से प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया।
वो इस प्रशिक्षण से इतने प्रभावित हुए कि घर आकर खेत में लगी मूंगफली और बाजरे की फसलें अलग करके गेहूं की फसल लगाई, वो भी प्राकृतिक तरीके से। यहीं से मदन लाल जी ने अपनी खेती में सुधार शुरू किए। 2015 से हम बजाज ट्रस्ट से जुड़ गए थे। 15 में इन्होंने अपना सब्जी का भी बताया कि इस बार से लटान से सब्जी उगाओ, पानी का हौद बनवाया, गोबर गैस भी बनवाया इन लोगों ने, गायों की भैंसों का ठांड भी बनवाया और बहुत कुछ मदद किया। फिर अक्टूबर 16 में इन्होंने खेती के बारे में समझाया हमें। तो खाटू श्याम जी में गए हम, वहाँ सुभाष पालेकर जी ने 5 दिन का प्रशिक्षण दिया। मैं ददचित होकर मतलब उनका प्रशिक्षण ही सुनता रहा। आते ही उसी महीने में मूंगफली बाजरा था, वो निकाल के गेहूँ की बुआई की, प्याज लगाए, सरसों बाई, मेथी बाई, चना, ये हमारी फसल होती है। तो पहले साल तो थोड़ा कम हुआ क्योंकि वो उतना पूरा मेरे पास गाय भी नहीं था, चना भी उस टाइम नहीं था, वो कुछ पैसा भी नहीं था। दूसरी साल ज़बरदस्त फसल, बरसात के टाइम में पूरी फसल होती है। अनुभव इसका ऐसा किया कि अब की बार बाजरी पूरी निकल गई आड़ोसी पड़ोसी की, मेरी बाजरी पूरी खड़ी और 20 गाय भैंस है जिसको सब वो चारा पूरी टाइम का मिल गया इनको। बाजरी भी बहुत हुआ, गेहूँ भी हो रहा है और ज़मीन में भी सुधार हो रहा है। और फिर उन्होंने 17 में एक मेला लगवाया पुलिस ग्राउंड में सीकर में। तो वहाँ से हमको संपर्क में 1-2 ग्राहक मिले। वो अपने विश्वास के ऊपर उन्होंने अपने आप लेना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। अब 2 साल से ये फसल भी सर्दी वाली भी बढ़िया हो रही है और बरसात की फसल में तो इस खेती में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। इससे पहले 15 से पहले मैंने कभी 1 लाख रुपया दोनों फसलों का गिन के नहीं बचाया। अब दोनों फसलों के 2-3 लाख रुपए की फसल बेच देता हूँ, ये समझो। पहले इतना जुगाड़ नहीं था मुझे। मदन लाल जी ने प्राकृतिक खेती के लिए पशुपालन भी किया है, जिसमें प्राकृतिक खाद और कीटनाशक की उपलब्धता बनी रहे। वो गाय के गोबर से बीजामृत, जीवामृत और खाद्य का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मिट्टी की सेहत भी सुधर रही है और मदन लाल जी के आर्थिक हालात भी। बीज का पहले बीजामृत करते हैं। बीजामृत में क्या है, गाय का गोबर, देसी गाय का 5 किलो, जैसे बीज के आधार से होता है। 100 किलो बीज में 5 किलो गोबर, 5 किलो गौमूत्र और थोड़ा सा चूना 50 ग्राम में डालो। उसको 12 घंटे भेके अनाज में मथ के उसको छाँव में सुखा लो और बीज दो। उसके बाद में पहले गंजीवामृत बना के डालते हैं। यही गोबर को गंजीवामृत बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बुरका देते हैं, ज़्यादा नहीं डालने का पड़ता है। उसके बाद में जीवामृत ही चलाते हैं। जीवामृत में क्या है, 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और थोड़ी सी 1 मुट्ठी जीवामृत की जीवाणु मिट्टी। और उनको 3 दिन, गर्मी में तो ये 3 दिन में तैयार हो जाता है और सर्दी में 7 दिन लगते हैं। इनकी रख रखाव की यही है कि धूप और बरसात से बचाना और वो मच्छरदानी से छान के अपनी वेंचुरी बना रखी है, इसमें डाल देता हूँ और फुहारा से चलता रहता है ये हर फसल में। मदन लाल जी ने प्राकृतिक खेती से पहले की तुलना में काफी लाभ कमाया है। उनका कहना है कि प्राकृतिक खेती लागत को कम और मुनाफे में इजाफा करती है, जिससे आर्थिक समृद्धि होना लाजमी है। कार्यक्रम गांव किसान में आज जो जानकारियां दी गई, अगर आपको वो पसंद आई और आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप YouTube चैनल पर गांव किसान कार्यक्रम के तमाम एपिसोड्स देख सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास जानकारियाँ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।